नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर के तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को नम आंखों से लोगों ने किया याद। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत गणमान्य लोगों ने दी श्रद्धांजलि। 30 जुलाई को रामेश्वरम में अंतिम संस्कार। संसद में अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि। लोकसभा और राज्यसभा 2 दिन के लिए स्थगित। अंतिम दर्शन के लिए 10 राजाजी मार्ग पर लगा लोगों का तांता। कलाम के नाम पर होगा राष्ट्रीय आविष्कार अभियान का नाम। विज्ञान जगत ने किया याद। इसरो प्रमुख ने कहा आखिरी वक्त तक अंतरिक्ष कार्यक्रम को लेकर रहे सक्रिय। याकूब मेमन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी पीठ में कल होगी सुनवाई। जजों के विपरीत नजरिए के बाद चीफ जस्टिस का फैसला। 30 जुलाई की फांसी पर रोक की है मांग। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पार कर पाकिस्तान से आए थे आतंकी। शुरुआती जांच से संकेत। जीपीएस और कंपास को खंगालने में जुटी फॉरेंसिक जांच टीम। और आइए देखते हैं पहली खबर। डेथ वारंट को गैरकानूनी बताने वाली याकूब की याचिका पर सुनवाई कर रही बेंच में 2 जजों के बीच सहमति नहीं बन सकी और इस वजह से अब बुधवार को इस याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी बेंच में होगी। नागपुर जेल में बंद याकूब की फांसी की तारीख 30 जुलाई तय की गई है। डेथ वारंट को गैरकानूनी बताने वाली याकूब की याचिका पर जस्टिस एचआर दवे और जस्टिस कुरियन जोसेफ की बेंच में एक राय नहीं बन पाई। सुनवाई के दौरान जस्टिस दवे ने क्षमादान का मुद्दा महाराष्ट्र के राज्यपाल पर छोड़ने को कहा, तो जस्टिस कुरियन ने मेमन की क्यूरेटिव पिटीशन पर नए सिरे से विचार करने की बात कही। इसके बाद तय हुआ कि मामला बड़ी बेंच को सौंप दिया जाए। आगे आने वाले समय में या इसी केस में एक ऐसा जजमेंट आएगा जो पिछले सारे जजमेंट को कंसीडर करते हुए एक नया लॉ लेट डाउन करेगा। 1993 के बम धमाकों के आरोपी याकूब मेमन ने अपनी याचिका में कहा था कि टाडा कोर्ट का डेथ वारंट गैर कानूनी है। याकूब के मुताबिक 9 अप्रैल को रिव्यू पिटीशन कैंसिल होने के बाद डेथ वारंट जारी किया गया, जबकि उस वक्त क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी। किसने तो कहा होगा कि घटा दिया जाए, किसने कहा होगा नहीं घटाया जाए, इसीलिए उन्होंने लार्जर बेंच को दे दिया, तो इसके चांसेस इम्प्रूव होते हैं। याचिका को सुनवाई के लिए बड़ी बेंच में भेज दिया गया है। मेमन ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के 27 मई 2015 के फैसले का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि डेथ वारंट सारे कानूनी उपचार पूरे होने के बाद जारी होना चाहिए। याकूब मेमन की याचिका से सुप्रीम कोर्ट से चाहे जो भी फैसला आए, लेकिन जानकार मानते हैं कि इस फैसले का असर आने वाले कई बरस तक सुप्रीम कोर्ट या अलग अलग अदालतों में होने वाले फैसलों पर पड़ेगा। जानकार मानते हैं कि इस केस के फैसले के बाद ये जाहिर होगा कि आखिर फांसी की सज़ा पाए दोषियों के अधिकार क्या हैं और साथ ही साथ क्यूरेटिव पिटीशन को डालने के लिए क्या नियमावली है। कैमरामैन विजय कुमार के साथ दिल्ली से रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। तो याकूब की जो अपील है उसको लेकर कई कानूनी दांवपेच समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में सत्यप्रकाश हैं, लीगल एडिटर, हिंदुस्तान टाइम्स। सत्यप्रकाश, स्वागत है आपका। और फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो निकल साहब, जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, मुंबई से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। और जो निकल साहब, सबसे पहले आपसे ये जो अपील हुई और उसके बाद आज जो रेफर किया गया एक बड़ी बेंच के लिए, असल में क्या तकनीकी वो पेच है जिसके चलते ये मामला इतना ज़्यादा उलझता दिख रहा है, या फिर मैं यूँ कहूँ कि ऑप्शंस हैं क्या वो बढ़ते जा रहे हैं अब याकूब मेमन के सामने? देखिए कि याकूब मेमन ने जो डेथ वारंट उनके खिलाफ निकला था उसको चुनौती देते समय उन्होंने कहा कि मेरे जो कानूनी हक है अभी तक खत्म न होने के बावजूद ये डेथ वारंट निकल गया और इसलिए ये इनजस्टिस है, इसलिए डेथ वारंट को कैंसिल करना चाहिए, ऐसा एक उनका ये कहना है। अभी ये सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला पेंडिंग है, सो आई डोंट वांट टू गिव एनी ओपिनियन ऑन दैट इशू। लेकिन जो दूसरा उनका एक याचिका थी आज जो उन्होंने कोर्ट में दायर की थी कि जो क्यूरेटिव पिटीशन पहले जो डिसाइड हुआ था उसमें अकॉर्डिंग टू लॉ वो डिसाइड नहीं हुआ। उनका मतलब है कि जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए उस मुताबिक वो नहीं था,
लेकिन जो बेंच जो था सुप्रीम कोर्ट का, उनमें से कोर्ट 2 जजेस का डिसएग्री होने के कारण वो लार्जर बेंच को ये इशू सौंप गया। देखना है कि कल क्या होता है। जी। लार्जर बेंच यानी फुल बेंच बैठता है या 3 जजेस का भी बेंच बैठता है, ये कल देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए निगम साहब का। सत्यप्रकाश जी, क्या जैसे कि निगम साहब कह रहे हैं कि फैसला जरूर कल सुनवाई होगी, लेकिन तकनीकी जो पहली जिनका हवाला दिया जा रहा है कि प्रोसीजरल जो था वो इनकम्प्लीट था, इसके चलते डेथ वारंट पहले जारी कर दिया गया, असल में क्या कानूनी वो प्रावधान जिसके बाद उसे लीगल कहा जा सकता है और जिसके आधार पर इसे लीगल कहा जा रहा है, यानी कि ऑप्शंस खुले हुए थे उनके पास? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पूरा सब कुछ चल रहा है वो क्यों चल रहा है। हमारे यहाँ राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 है संविधान का, उसमें दिया गया है जो जीवन का अधिकार है, वो उसकी गारंटी देता है और वो कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अगर किसी की आप जान लेना चाहते हैं कानून के तहत भी, तो वो कानून की जो पूरी प्रक्रिया है उसका पालन होना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो वो प्रोसीजरल जस्टिस नहीं हो पाएगा, तो उसके बिना पे उसको गलत करार दिया जा सकता है। तो ये मूल जो प्रावधान है वो आर्टिकल 21 का है, उसके हिसाब से ही बाकी CRPC में और बाकी सब जगह प्रावधान है। अभी 3 प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया एक साथ चल रही है। एक जो कि ये डेथ वारंट के खिलाफ याकूब मेनन की ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में, जिस पे आज एक फैसला आया जिसमें कि दोनों जज सहमत नहीं हो पाए, इसलिए लार्जर बेंच को गया है, कल उस पर सुनवाई होगी। दूसरी प्रक्रिया, उन्होंने एक और पिटिशन फाइल किया आज, जिसमें उन्होंने ये कहा कि क्यूरेटिव पिटिशन जो उनका डिसाइड हुआ था अभी इसी महीने कुछ दिन पहले, वो क्यूरेटिव पिटिशन जो प्रक्रिया है और उसके लिए जो रूल्स बने हुए हैं उन रूल्स के हिसाब से नहीं हुआ है, इसलिए उसमें प्रोसीजरल फ्लॉज हैं, खामियां हैं, इसलिए उसकी सुनवाई दोबारा हो। 2, तीसरी प्रक्रिया गवर्नर महोदय के सामने है, जिसमें उन्होंने मर्सी पिटिशन फाइल किया है कि हमारी जो मौत की सज़ा है उसको आजीवन कारावास में बदल दिया। तो 3 कानूनी प्रक्रिया एक साथ चल रही है, 2 सुप्रीम कोर्ट में, 1 गवर्नर साहब के सामने। अब ये जो मुख्य जो अभी जो दिक्कत आ रही है, एक तो उन्होंने कहा कि जो डेथ वारंट इशू हुआ वो उस समय इशू हुआ जिस समय उनके कुछ कानूनी जो हक थे जिसके तहत वो कहीं जा सकते थे या गए हुए थे, उनका निपटारा नहीं हुआ था पिटिशंस का। उसमें उनका कहना था कि जिस समय डेथ वारंट इशू हुआ उसमें उनका क्यूरेटिव पिटिशन पेंडिंग था, इसलिए डेथ वारंट गैर कानूनी है, इलीगल है। ये टेक्निकल मामला है, उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा। आज दोनों जज सहमत नहीं हो पाए, लेकिन जो इससे ज़्यादा पेचीदा मामला सामने आया है वो ये कि एक जज ने ये कहा कि क्यूरेटिव का पिटिशन जो डिसाइड हुआ था वो सही ढंग से डिसाइड नहीं हुआ था और सुप्रीम कोर्ट रूल्स के हिसाब से नहीं हुआ था, इसीलिए वो इसमें सहमत नहीं हो पा रहे थे। उनका मानना था कि क्यूरेटिव की सुनवाई दोबारा होनी चाहिए और इसी को एक ग्राउंड बना के आज याकूब मेनन ने एक दूसरी याचिका दायर की है जिस पे सुनवाई इन ड्यू कोर्स होगी। अब क्यूरेटिव का प्रावधान कोई संविधान में है ही नहीं, ये जुडिशियली डिवाइज्ड मैकेनिज्म है और अभी अप्रैल 2002 में एक फैसला आया था रूपा हुरा केस में, उस केस के तहत ये जुडिशरी ने एक मैकेनिज्म डिवाइस किया है कि कहीं अगर कोई गलती रिव्यू पिटिशन में भी रह जाए तो उसको ठीक करने के लिए एक मौका मिलना चाहिए। आप करेंगे संवैधानिक उसमें इस तरह का कोई लीगल संविधान में इसका कोई परंपरा 2002 से तैयार हुई? परंपरा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल एक वर्डिक्ट के द्वारा ये क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स में है, अभी जो लेटेस्ट रूल्स में है, उसमें इसके लिए प्रावधान बनाया गया है कि कैसे आप क्यूरेटिव पिटिशन फाइल करेंगे। उसमें प्रावधान ये है कि जब भी कोई क्यूरेटिव पिटिशन आएगा, अपार्ट फ्रॉम अदर टेक्निकल एस्पेक्ट्स कि आपको सीनियर एडवोकेट से सर्टिफिकेट लेना है, वो सब बेंच कौन सी सुनेगी, उसमें यह है कि जो 3 सबसे सीनियर जजेज हैं वो और द जजेज हु हर्ड द जजमेंट कंप्लेंट ऑफ, मतलब जिस जजमेंट के खिलाफ फैसला आया उसमें। अब ये जो एक्सप्रेशन है जजमेंट कंप्लेंट ऑफ, इसका 2 तरह का इंटरप्रिटेशन है। जो पहले जो सुनवाई 3 जजेस ने क्यों की और बाकी को नहीं लिया गया, उसकी वजह ये थी कि उन्होंने ये समझा कि जजमेंट कंप्लेंट ऑफ का मतलब है जो ओरिजिनल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में जिसमें इनकी याचिका खारिज की गई। जस्टिस कुरियन जोसेफ का कहना है कि ये जो जजमेंट है उसका मतलब वो जजेस जो रिव्यू पिटिशन में थे और जस्टिस कुरियन जोसेफ रिव्यू पिटिशन में थे और एक और जज जो कि उसमें थे, 2 और थे, जिसमें एक तो जो जिस जज ने क्यूरेटिव सुना उसमें थे, बाकी 2 नहीं थे। ये टेक्निकल, अब ये मामला इंटरप्रिटेशन का है कि रिव्यू वाले जजेस उसमें होने चाहिए या ओरिजिनल जिन्होंने पिटिशन डिसमिस किया था वो वाले। ये एक टेक्निकल मामला है, हो सकता है इसमें फैसला इधर भी आए या उधर भी आए, लेकिन इन दोनों के बावजूद दोनों जगह पिटिशन जब खारिज हो जाएगी उसके बावजूद
ये डिपेंड करेगा मर्सी पिटिशन पे। और मज़े की बात ये है कि मर्सी पिटिशन अगर डिसमिस भी हो जाता है तब भी याकूब मेनन को सीधे सीधे फांसी नहीं दी जा सकती है। उसकी वजह सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है पिछले साल का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मर्सी पिटिशन के डिसमिसल में और किसी डेथ रॉ कन्विक्ट के एग्जीक्यूशन में 14 दिन का फासला होना चाहिए, ताकि उसके फैमिली के लोग उससे मिल सके, उसको अपना, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, सेंस ऑफ क्लोजर हो सके। और एक और मज़ेदार बात यह है कि मर्सी पिटिशन का डिसमिसल उसको वो फिर से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, वो जुडिशियल रिव्यू के तहत आता है। यानी कई सारे ऑप्शन। तो अभी जो याकूब मेनन को सीधे सीधे मुझे नहीं लगता है कि 30 तारीख की जो तारीख मुकर्रर है उस पर उनको फांसी हो पाएगी। सत्यप्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम तकनीकी पहलुओं को समझाने के लिए। कानूनी मैं कहूँ कि पेचीदगियाँ हैं, किस तरीके से हैं और क्यों इसमें वक्त लग रहा है, और अलग अलग जो अधिकार हैं उनको किस तरीके से कानून सुरक्षित रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। देश देशांतर में आज कलाम को सलाम, आज रात 8:30 बजे। देखिए विशेष अलविदा, शाम 7:30 बजे। भारत रत्न और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के निधन से पूरा देश गमगीन है। उनके पार्थिव शरीर को गुवाहाटी से जब दिल्ली लाया गया तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई नामचीन हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। अब्दुल कलाम का अंतिम संस्कार उनके गृह जिले रामेश्वरम में गुरुवार की सुबह 11 बजे किया जाएगा। उन्हें अंतिम विदाई देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामेश्वरम जाएंगे। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का पार्थिव शरीर मंगलवार सुबह शिलोंग वायुसेना के हेलीकॉप्टर से गुवाहाटी लाया गया। उसके बाद गुवाहाटी से विशेष विमान से दिल्ली लाया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़कर डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुख ने भी पूर्व राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के पार्थिव शरीर को उनके आवास 10 राजाजी मार्ग लाया गया। डॉक्टर कलाम के अंतिम दर्शनों के लिए लोगों का तांता लग गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और HD देवगौड़ा ने भी उनके अंतिम दर्शन किए। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने डॉक्टर कलाम को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कलाम साहब के बारे में इतना ही मैं कहूँगा कि सचमुच एक महामानव थे और भारतवासियों की को उनकी कमी एक लंबे समय तक खटकती रहेगी। डॉक्टर कलाम देश के बहुत बड़े जननायक थे। वो, जैसा प्रधानमंत्री जी ने बताया, राष्ट्र रत्न थे। भारत रत्न तो बाद में बने। आज उनके निधन से देश को बहुत ही शोक हुआ है। और एक पीपल्स प्रेसिडेंट क्या होता है? ही वॉज द कीपर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सोल ऑफ इंडिया। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव समेत सभी पार्टियों के नेताओं ने डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि दी। पूरी जिंदगी का उनका कर्म हो,
हमारे यादों में रहेंगे और उनकी जो सोच है उसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो वो हमारे सलाहकार थे और सलाहकार रह कर के बहुत से हमारे सुझाव और उनके सुझाव आपने बातचीत करके ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो आज देश स्वच्छता की दृष्टि से जो मजबूत है। देश के अलग अलग हिस्सों में लोग डॉक्टर कलाम को नम आंखों से याद कर रहे हैं। तेलंगाना में मंगलवार को अवकाश घोषित किया गया। दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र भी स्थगित कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में भी 7 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया गया है। मिसाइल मैन अब्दुल कलाम को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई उनके गृह जिले रामेश्वरम में 30 जुलाई को दी जाएगी। सोमवार को डॉक्टर कलाम का निधन शिलोंग में हो गया था। स्मृति रस्तोगी और नव विक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संसद और मंत्रिमंडल की बैठक में भी पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम को आज श्रद्धांजलि दी गई। संसद ने उन्हें देश का रत्न और सच्चा सपूत बताया। सरकार ने उन्हें दूरदृष्टा वैज्ञानिक, सच्चा राष्ट्रवादी बताते हुए श्रद्धांजलि दी और राष्ट्रीय आविष्कार अभियान का नाम डॉक्टर कलाम के नाम पर करने का ऐलान किया। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को मंगलवार को संसद के दोनों सदनों में भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। राज्यसभा में सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा कि डॉक्टर कलाम के निधन से देश ने एक सच्चा सपूत खो दिया है। In the passing away of Dr. APJ Abdul Kalam, the country has lost a true son of India, and his contribution to the nation in his capacity as a man of technology, a teacher and a leader will be deeply cherished by a grateful nation. लोकसभा में भी कार्यवाही शुरू होने पर पूर्व राष्ट्रपति कलाम को याद किया गया। अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का असली रत्न बताया। Honorable members, I rise today with a heavy heart to pay homage to Bharat Ratna and former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, the real gem of India. इसके बाद दोनों सदनों में 2 मिनट का मौन रखा गया। संसद में श्रद्धांजलि देने के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि दी। बैठक में प्रस्ताव पारित कर डॉक्टर कलाम को दूरदृष्टा वैज्ञानिक, सच्चा राष्ट्रवादी और महान सपूत बताते हुए उनके निधन पर गहरा शोक जताया गया। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को देश विदेश के नेताओं ने भी श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्रियों समेत राजनीतिक दलों के नेताओं ने डॉक्टर कलाम को याद किया। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बहुत मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो ऐसा दीदावर जो है वो चमन में बहुत मुश्किल से पैदा होता है। उन्होंने लाखों युवाओं के, करोड़ों युवाओं के मनों में सपने पिरोए कि देश का कैसे भला होगा और उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, और ये उनका आंदोलन बहुत अच्छी तरह से चला। My fondest memory of him goes back to when he was president, but as HRD minister, I had the honor and privilege of communicating with him when we wanted to launch the Rashtriya Avishkar Abhiyan, which sought to inculcate a sense of adventure and a new spirit to approach research in science and maths. And I'm extremely grateful that Dr. Kalam inaugurated that. His book, The Wings of Fire, really reflects the great vision, the great dreams, the great ideals of Dr. Abdul Kalam. भारत को मजबूत करने के लिए शिक्षा दी। मैं नहीं समझता कि डॉक्टर कलाम से कोई बेहतर टीचर भारत में पैदा हो सकता। राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने देश हित में जो भी उन्होंने कार्य किए तो वो देश हित में किए, कभी वो कंट्रोवर्सी में नहीं रहे हैं। और इसके साथ ही खास तौर से जो छात्र बच्चे हैं, छात्र हैं, युवा वर्ग हैं, उनके लिए वो बहुत ही मार्गदर्शक व प्रेरणा स्रोत रहे हैं। Dr. Kalam was a source of inspiration for our youth, and what he actually aimed at was that the youth should have a vision. हमारे संवाददाता श्याम सुंदर ने 10 राजीव मार्ग स्थित उनके आवास पर आए लोगों से बातचीत की।
पूर्व राष्ट्रपति कलाम को श्रद्धांजलि देने के लिए और उनके अंतिम दर्शनों के लिए लंबी कतार में लोग अभी भी लगे हुए हैं। सुबह से ही ये दृश्य यहाँ पर देखा जा सकता है। आप कहाँ से आए हैं यहाँ पर और कब से लाइन में खड़े हैं? देहरादून से आया हूँ और 1 घंटे पहले पहुँचा हूँ और यहाँ पे आसानी से पहुँच गया जी। तो कब आपको ये खबर मिली और खबर मिलते ही आपने दिल्ली आने की क्यों सोची? कल बिल्कुल हमारे आइडियल हैं, वो जहाँ हैं वहाँ जाएंगे, उनका स्थान जहाँ है वहाँ जाना चाहते हैं हम। इतने इससे इतना आत्मा हमें वही है, वो हमारे आदर्श हैं, हमारे देश के आदर्श हैं। आज देश जो चमक दे रहा है उनकी चमक से चमक। आप कहाँ से आए हैं? जी कहते हैं घर परिवार में कोई नहीं रहता, वैसा आज दुख मना रहा पूरा देश। दुख क्या, हमें जिन पे नाज था, जो गौरव थे, जो राष्ट्र पुरुष थे, जो राष्ट्र के लिए काम करने वाले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक को एक ही माना, किसी भी जाति के वर्ग के लोगों को। मैं एक बालक था जब वो भोपाल आए हुए थे, जब हमको स्कूल से लाइन लगाकर भेजा गया, ये 97 की बात है, तब उस समय हमने उनसे पहली बार मुलाकात की। आज भी वो दृश्य हमारे सामने है। आप बताइए, आप कब से लाइन में हैं और कहाँ से आए हैं? आप बात करेंगे जी। कलाम साहब के बारे में ये कहा जाता है कि वो नौजवानों को और छात्रों को खास तौर पर इंस्पायर करते थे। जी हाँ, और मैं भी उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर था और बहुत दुखद घटना है कि वो मर गए। सो फॉर मी इट्स अ वेरी बैड फीलिंग एंड आई एम हियर टू सी हिम लास्ट टाइम। दिस इज माय, आई जस्ट वांट टू सी हिम एंड नथिंग। क्या करते हैं आप? एज अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट। तो हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर लाइन लगाकर पूर्व राष्ट्रपति कलाम के अंतिम दर्शनों के लिए खड़े हुए हैं। अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग उनको याद कर रहे हैं, लेकिन सब लोग ये कहते हैं कि वो आम आदमी के प्रेसिडेंट थे और वो 5 साल के लिए प्रेसिडेंट थे, लेकिन वो ताउम्र आखिरी सांस तक एक शिक्षक के तौर पर जिए। और अब कुछ दूसरी अहम खबरें। पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार कर आतंकवादियों ने गुरदासपुर के दीनानगर में हमले को अंजाम दिया था। पंजाब पुलिस की शुरुआती जांच में ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। फॉरेंसिक टीम आतंकियों के पास से बरामद जीपीएस और कंपास को खंगालने में जुटी है। इस सिलसिले में जांच टीम ने आज घटनास्थल के आसपास की इमारतों का जायजा लिया। उस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित के साथ कल होने वाली बैठक स्थगित कर दी है। ये तस्वीरें हैं गुरदासपुर के दीनानगर की। लोग बाकी दिनों की तरह भयमुक्त होकर अपने काम में जुटे थे। सोमवार के नज़ारे को याद करते हुए लोगों ने आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों के अभियान की सराहना की। लोग जितने थे, हम भी वहाँ थाने के बाहर ही थे जहाँ जो हो रहा था ऑपरेशन। बस आज ठीक है माहौल, इसलिए खुले घूम रहे हैं। सभी एकजुट हैं और सारे शहर को आज खुला रखेंगे। पहले की भांति पहले काम चलता रहेगा। बहुत बढ़िया हो गया जो ऑपरेशन हुआ है। पंजाब पुलिस ने भी काफ़ी कोशिश की है, काफ़ी फोर्स आई हैं, आर्मी भी आई है। आर्मी ने चलो मौका तो नहीं दिया, लेकिन फिर भी सपोर्ट काफ़ी थी। आतंकी हमले की शुरुआती जांच से संकेत मिलता है कि लश्कर तैयबा के तीनों संदिग्ध आतंकवादियों ने पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नज़दीक बामियाल गांव के जरिए भारत में प्रवेश किया था। जांचकर्ता आतंकियों के पास से बरामद जीपीएस और कंपास से पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमलावर कहां से गुजरे थे। जीपीएस को फॉरेंसिक परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। पंजाब से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दीनानगर का दौरा किया। जो इंसिडेंट यहाँ हुआ है, इसी तरह का इंसिडेंट 2-3 महीने पहले जो है जो कठुआ में हुआ था, उसी तरह का हुआ है। बहुत सी सिमिलैरिटीज हैं, सो मच सो कि मेरे डीएसपी बता रहे थे कि जो बूट पहने थे इन्होंने, वो वैसे ही बूट जो थे वो जो अपने राजबाग में इंसिडेंट हुआ था। पहली बार इंटरनेशनल बॉर्डर को इन्होंने क्रॉस किया है। दिस इज अ वायलेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी एंड आई थिंक इट शुड बी टेकन वेरी सीरियसली एंड दे मस्ट अंडरस्टैंड दैट इंडिया विल नॉट होल्ड इट्स पीस फॉर टू लॉन्ग। एक उच्च स्तरीय फॉरेंसिक टीम ने मंगलवार को दीनानगर थाने के पास के इमारत का दौरा किया, जहां आतंकी मुठभेड़ में मारे जाने से पहले वो छिपे हुए थे। पंजाब पुलिस का कहना है कि आतंकियों से चीन निर्मित ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। इनके अलावा AK-47 राइफल और हथगोले भी बरामद हुए हैं। सेना की वर्दी में आए आतंकियों ने सोमवार को दीनानगर थाने को निशाना बनाकर हमला किया था। इसमें एक SP समेत 7 लोगों की मौत हो गई। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के सफर में इतना ही। नमस्कार।